नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश लाइव और इस वक्त मैं दिल्ली के भीतर में हूँ और दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के हाल को लेकर उनकी बातचीत करने आया हूँ। क्या है इस समय दिल्ली के सफाई कर्मचारियों का हाल, क्योंकि चुनाव तो बिल्कुल सरगर्मी पे है। तमाम पार्टियाँ जो हैं अपने अपने नेताओं को उतार रही हैं, बातें कर रही हैं, रेवड़ियाँ दे रही हैं, फ्री में बहुत सारी स्कीमें दे रही हैं, लेकिन दिल्ली के सफाई कर्मचारी जो सड़कों पे होते हैं, नालियों में होते हैं, गटर में होते हैं, तमाम वो चीज़ें करते हैं जो कोई भी समाज का जल्दी से करने के लिए तैयार नहीं होता है। इनके बीच की हम वो बातें जानने के लिए आए कि आखिर क्या क्या इनकी समस्या है, किन मुसीबतों से सामना कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका पर्दाफाश लाइव में। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर अभी आप एमसीडी के अंदर में हैं, तो क्या आपकी समस्या इस समय आ रही है? मेरा नाम सोनम पारचा है और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का पूर्वी दिल्ली का अध्यक्ष हूँ। एक मजदूरों का संगठन चलाता हूँ। हमारी जो समस्या है मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जो हमारे कर्मचारी हैं उनका ईपीएफ जो कटता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, डेथ कर जाता है, तो उनका ईपीएफ अभी तक मिला ही नहीं है। वो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर, उनका ईपीएफ नहीं मिला है। बहुत सारी समस्याएं, किसी की डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, उसकी डेट ऑफ बर्थ को ठीक नहीं किया जा रहा है। कभी इसको कहीं भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं। उनको इतना परेशान किया जा रहा है, उनको अभी तक डेट ऑफ बर्थ नहीं ठीक हुई है, ना उनका उसका पैसा मिला है ईपीएफ का। ईपीएफ निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इनके पीएफ वगैरह सारा रुका हुआ उनका? हाँ, पीएफ रुका हुआ है। जो डेथ कर गए ना, उनका पीएफ पूरा मिल जाना चाहिए और उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए पीएफ की तरफ से, अभी तक एक भी व्यक्ति की, एक भी कर्मचारी की पीएफ की पेंशन नहीं मिली है, ना उनका पैसा मिला अभी तक। और क्या समस्या है सर आपके? आपके जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको लेके क्या समस्या आपके सामने तो आती होगी, संगठन आप चला रहे हैं? जी जी, बहुत सारी समस्या है कर्मचारी की। समय पे कोई इक्विपमेंट मिलता है, सैलरी वगैरह कुछ? आज सैलरी बीच में तो दिक्कत हो गई थी, कम से 6-7 महीने सैलरी समय पर नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक चल रहा है। अब तो सैलरी मिल रही है, पर बहुत सारी समस्या है कर्मचारियों की। जो उनको इक्विपमेंट मिलने चाहिए वो सारे मिलते हैं? ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, कुछ भी पैर में जूते वगैरह जो पहनने, सेफ्टी के सामान जो होता है, क्या वो चीज़ मुहैया करा रही सरकार? बिल्कुल नहीं। जो भी चीज़ सेफ्टी की चीज़ है, या ग्लिप्स हो या झाड़ू लेके चलो या कुछ चीज़ कर्मचारी अपने पैसे से बनाता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उनको नहीं। झाड़ू भी अपने पैसे? हाँ, अपने पैसे से बनानी पड़ती है। वहाँ से अगर तिल्ली भी आती है ना झाड़ू बनाने की, तो वो तिल्लियाँ भी एक सड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल बेकार, जी में दीमक लगी होती है। अपने पैसे से खरीद कर बनानी पड़ती है। अपने पैसे से खरीद के झाड़ू बनानी पड़ती, क्या कहेंगे? जी, ये ऐसा है जी, अपने पैसे से खरीद के। कई बार तो ऐसा होता है कि कर्मचारी के पास पैसे नहीं होते, तो वो बेचारा दुकान से उधार लेता है या किसी आस पड़ोस के कर्मचारी से पैसे लेके जब झाड़ू बनाता है, अपनी सुविधाएं पूरी करता है, क्योंकि उसने तो सुबह उठना है, काम करना है और अपने कर्मचारी के पूरे मतलब जो उसका कार्य है वो उसको पूरी सफलतापूर्वक पूरा निभाता भी है। और एक समस्या हो रही है जी, हमारी जो कुछ महिला कर्मचारी हैं उनको मेन रोड पर लगा दिया जाता है जी। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो महिला कर्मचारी हैं कि वो मेन रोड पे लगती है। हमें देखो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। और जो जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो चलो एक बार को देख लेते हैं, क्योंकि हमारी महिला कर्मचारी पूरा मतलब मुंह ढक के भी कई बार कोई उनके बड़े छोटे निकल जाते हैं, वो काम करती हैं, कई बार एक्सीडेंट होने के चांसेज होते हैं। और दूसरी चीज़, सेफ्टी को लेके बात कर रहे हैं? जी, सेफ्टी को लेके बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी जो महिलाएं कर्मचारी हैं वो बेचारी अंदर इलाके में काम करें, मेन रोड पर उनको ना लगाया जाए। और दूसरा सर, मैंने ये चीज़ काफ़ी नोट करा है कि जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट है, जैसे आप दिल्ली जल बोर्ड ले लो या किसी और डिपार्टमेंट के ले लो, उनकी जो सुविधाएं उनको दी जाती है वो हमारे एमसीडी वालों को क्यों नहीं दी जाती? अब जैसे ये लगा लीजिए कि जी उनको साल में एक बार भत्ता मिलता है घूमने फिरने का, हमारे एमसीडी का बोनस भी दिया जाता है। बोनस भी हमारे सफाई कर्मचारी बेचारे आधों को यही नहीं पता कि भाई हमें ये चीज़ें मुहैया कराई है, नहीं कराई है, या ऊपर से पास हुए तो लागू क्यों नहीं हुए अब तक? तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं, कई समस्याएं हैं जी कर्मचारियों की। और सबसे बड़ी समस्या तो खैर एक तो अभी सैलरी जो है। आप लोग पक्के में कि कच्चे में हैं? मैं कच्चा हूँ। तो कच्चों की क्या इसमें अभी दशा है? क्या उसके लिए आराम से वो पक्के हो रहे हैं या अभी कच्चे में ही चल रहे हैं वो लोग? नहीं, हमारी जो फाइलें हैं जी, और जो आपके साथी भाई बंधु हैं वो कच्चे में ही चल रहे हैं या उनको कुछ पक्के करने के लिए कुछ विचार किया जा रहा है? जी, पक्कों की फाइलें चल रही है, लेकिन फाइलें जो वो चल रही हैं उनकी काम हो रहे हैं जिनको पैसे दिया जा रहा है, जिनके मतलब कि रिश्वत अगर दी जाएगी तो फाइल आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल रिश्वत मांगी जाती है। खुले तौर पर रिश्वत चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल चल रही है जी। केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, कोई भी अगर रिश्वत मांगता है तो उसकी वीडियो बनाइए, फलाना कीजिए। अब वो क्या कहते हैं इस बारे में आप?
सर वीडियो बनाने के लिए अगर हम मोबाइल को अगर जेब में रख के किसी से बात करते हैं तो वो बात ही नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि भाई वीडियो बनाएंगे। आजकल क्या है कि हर आदमी को नॉलेज हो गई है कि भाई जो आजकल जो ये कैमरे वाले ये चल रहे हैं, इससे वीडियो बन जाती है, इनसे रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो हर आदमी बचता है इन चीज़ों से। वो पर्दे में काम कर रहे हैं, यानी कि अपना बचाव करते हैं वो लोग। जी बिल्कुल बचाव करते हैं। और बचाव नहीं करेंगे तो क्या नाम है, वो फंस जाएंगे। उन्हें पता है कि भाई हमें फंसना थोड़ी ना है। जी, वो फंस जाएंगे। सर क्या नाम है? सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमें जो होना चाहिए मास्क वगैरह आते ज़रूर है, लेकिन वो कर्मचारी तक पहुंचते नहीं है। सेफ्टी की बात कर रहे हैं। हाँ, सेफ्टी का वो कर्मचारी तक पहुंचते नहीं है। समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि अब अगर गिनवाना शुरू करें तो ख़त्म नहीं होंगी। मैं सुरक्षा को लेकर वो सवाल करना चाह रहा हूँ। सपोज कीजिए कि आप जो है एक दलित समाज से हैं, एक वाल्मीकि समाज से हैं। जब आप हर जगह पर जाते हैं तो ये तो है नहीं कि आप प्रॉपर उन्हीं क्षेत्र के अंदर जाएंगे, सभी क्षेत्रों के अंदर जाते हैं। आप लोगों से आम जो लोग हैं वो किस तरीके का बर्ताव करते हैं? क्या उनसे कभी कुछ तनातनी हो जाती है, या आपसे रूडली बात करते हैं, या किस तरीके का उनका बर्ताव रहता है आपके प्रति जो आप गली में जिनके यहाँ जाते हैं? देखो, ये तो मिला जुला सा रहता है, खुल के तो आप कह नहीं पाते लोग, लेकिन मन में उनके रहता है। भेदभाव जरूर रहता है मन में, खुल के कह नहीं सकते। कानून व्यवस्था थोड़ी सख्त है इस विषय में। अगर वो कुछ खुल के कहेंगे तो अरेस्ट भी हो जाएंगे। और अब हमारे लोग थोड़े पढ़ लिख भी रहे हैं तो उन्हें ज्ञान भी हो चुका है, तो इस वजह से थोड़ा उनके मन में, लेकिन मन में उनके वही रहता है, भेदभाव रहता ही है। बिल्कुल रहता है सर, भेदभाव रहता है। क्या करना चाहिए? मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं यहीं यूनियन से हूँ। भेदभाव रहता है। इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए इन लोगों का और शिक्षित होना ज़रूरी है। लेकिन भेदभाव जब तक बड़े स्तर से ख़त्म नहीं होगा तब तक छोटे स्तर से ख़त्म नहीं हो सकता। बड़े स्तर से कैसे ख़त्म होना? जब हम बड़ी हाई लेवल की मीटिंगों में जाते हैं वहाँ कई बार भेदभाव हो जाता, पार्टियों में जाते हैं वहाँ कई बार भेदभाव हो जाता, हमारे मंत्रियों के साथ हो जाता, राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता भाजपा सरकार में। तो ये एक बड़े मुद्दे हैं। और जब इतने बड़े स्तर से भेदभाव होता तो जाहिर सी बात है जनता के अंदर तो भेदभाव निकलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आप लोग दिल्ली सफाई कर्मचारी में आप काम करते हैं, तो इसमें जब कभी बीमार पड़ जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी आपके पास सुविधा दी गई है आपको इलाज कराने के लिए? गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं केवल नाम मात्र हैं। कोई कार्ड दिया हो कुछ ऐसा? कोई कार्ड नहीं, कैशलेस कार्ड नहीं, मेडिकल कार्ड नहीं, रिक्स अलाउंस नहीं, कुछ भी कर्मचारी को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। सैलरी देते हैं उन्हें, सैलरी भी कभी 10 तारीख को आ रही है, कभी 15 को। वो भी मतलब कोई फिक्स नहीं है उसका? डेट नहीं है, कई बार आ जाती है, 1-2 तारीख में 1-2 बार आ गई है। लेकिन कर्मचारी का शोषण इतना हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। 20-20 साल तो आप तो बता रहे किसी आप यूनियन से, तो आपने यूनियन के माध्यम से ये आवाज़ें उठाई नहीं है क्या सर? यूनियन के माध्यम से कई लोग आवाज़ें उठाते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं। लेकिन जब धरना प्रदर्शन होता है इन्होंने एक रूल और बना दिया कि आप 2 महीने पहले लिख के दोगे, पहले इन्हें बताओ कि हम धरना करना चाहते हैं। तो ये कोई रूल नहीं है, होना चाहिए ऐसा। भाई यूनियन को तो जब जरूरत होगी वो जब धरना प्रदर्शन कर सकती है, अपने कर्मचारियों को लेकर, अपनी मांग को लेकर के कर्मचारियों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इतनी सख्ती चल रही है, इतना मामला इन्होंने खराब कर दिया कि कई लोगों को ये सस्पेंड करने की वो करते हैं। अच्छा, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आवाज़ उठाता है तो उसको कहते हैं कि भाई तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। डराया जाता है, धमका दिया जाता है उसको कि वो आवाज़ ही ना उठाए। डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने यूनियन छोड़ दी है। लेकिन तानाशाही कभी किसी की नहीं चली है और ना चलेगी। देश जो संविधान से चलेगा और संविधान से ही चलता रहेगा जब तक ये देश रहेगा। ये नागरिक रहेंगे, दलित रहेंगे, जब तक ये देश संविधान से ही चलेगा। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या है आपका? मेरा नाम गौरव चौहान है। क्या क्या यहाँ पे आपको कमियाँ नजर आती है अपने डिपार्टमेंट? सर, कमियां मैं आपको आज ही की बताता हूँ। अपनी माता जी को वार्ड में लेकर के गया था, उनकी एक फाइल चल रही है पक्के होने के लिए। सर, फाइल होने को 1 महीने से लगातार डेली चक्कर कटवा रहे हैं, एक सिर्फ साइन करने के लिए। हमको ये बोल दिया जाता है, एरिया की कहानी है ये आपके 212 वार्ड है, आपका स्टेडियम झील में झील ही आपका राजगढ़ लगता है ना, वहाँ पर। सर, हम डेली जा रहे हैं, कभी बोल दिया जाता है नहीं आज सभी नहीं आए, छुट्टी पर है, कभी कह रहे वार्ड में घूमने गए हैं। सर, डेली में वेट कर करके कम से कम वहाँ पर 2 या 3 घंटे वेट करने। कच्चे में लगवाने की बात की लेकर रहे हैं? नहीं सर, वो पक्कों की परमानेंट करने की फाइल चलनी है उनकी। पहले कच्चे में काम कर चुकी हैं, हम अभी भी कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हो? सर, वो कम से कम
25 साल हो गए होंगे ना, 25, हाँ 20-25 साल हो चुके हैं उनको सर, 25 से ज़्यादा ही हो गए, 25 साल हो चुके हैं सर। वो चक्कर कटवाए जा रहे हैं सर। और मैंने उनको बोला कि सर पीछे का मैं रिकॉर्ड तो दे दीजिए पिताजी माताजी का। सर वो कह रहे हैं हमारे पास रजिस्टर भी नहीं है पीछे के। मैंने कहा सर फिर इसका कुछ तो ये वो होगा आपके पास रिकॉर्ड कि पीछे कहीं से, कह रहे हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से दें, सीधा ऐडबाजी में कि हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से दें। मैंने कहा सर कुछ तो भी रूल बताओ कि हमारे पास नहीं है, बस आपको जो ठीक लगे वो कर लो। तो फिर पक्के होने के लिए क्या उन्होंने बोला कि करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या कह रहे हैं? सर वो तो हमको ये बता, साइन करने को एक फाइल पे राजी नहीं हो रहे कि हम आगे जोन पे जाके उनको काम करवा लें। ये है दिल्ली के एमसीडी का हाल। एक सिग्नेचर के लिए भी तमाम जगहों पर धक्के खाने पड़ते हैं और कच्चों में रह के 20-20, 25-25 साल के बता रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर सिग्नेचर के लिए अधिकारियों से मिलना पड़े तो वो वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं कि एक सिग्नेचर कर सकें। जी सर आज ही सुबह की बात है, मैं वार्ड में गया था, उन्होंने ना मेरे को शनिवार को बोला था कि आप वो ले जाओ रिकॉर्ड। मैंने साइन कर दिया, 1 महीना हो गया चक्कर काटते हुए। तो एसआई साहब के पास गया था मैं, कैलाश नगर में बैठते हैं वो भी वहीं पर थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये वहाँ पे उन्होंने एसआई साहब ने साइन कर दिया, आप इस पर साइन कर दीजिए। उन्होंने उनको बुलाया पूछने के लिए, उन्होंने कहा जी आप ही के साइन, आपने चेक कर लिया रिकॉर्ड? उन्होंने कहा सर हाँ मैंने चेक कर लिया, ये साइन तो मेरे है ही नहीं, जबकि मुझे उन्होंने फ़ोन पे बोला था कि मैंने साइन कर चुका। सर उनके फिर मैंने मैट को फ़ोन मिलाया, उन्हीं के सामने स्पीकर पे कॉल करके उन्होंने बोला कि सर आपने हमारे सामने ही तो साइन किया था। उन्होंने उनको भी डांट दिया कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। अब सर एसआई साहब साइन कैसे करें, क्योंकि वो मना कर रहे कि मैंने चेक ही नहीं किया। फिर सर उनको वहीं पे मेरी थोड़ी सी उनसे बहस हो गई इस चीज़ को लेके कि सर आपने ही बोला है। तब से उन्होंने देखा कि हाँ ज़्यादा मामला बढ़ रहा है, उन्होंने कहा चलो ठीक है अभी करके दे देते हैं। जब उन्होंने आज जाके साइन करके दिए हैं, नहीं तो सर आज भी मेरा काम नहीं होता अगर वहाँ पे शायद में भी थोड़ी सी बहस नहीं होती। तो ये अंदर की भीतर की कहानी बता रहे हैं कि अधिकारियों से जूझना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, तब जाकर यहाँ तक पहुँच पाते हैं। सर एक शख्स हो रहे हैं, मैं इनसे और बात करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? कुलदीप। इधर कुलदीप कुमार। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप जी। क्या क्या समस्या है सर आपके यहाँ की? देखो हमने एक आंदोलन चलाया हुआ है, एमसीडी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है। इस आंदोलन में देखो जो एमसीडी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो बात है ही, उनको तो इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो हमारे दिल्ली के निवासी हैं जो एमसीडी में एम्प्लॉयज़ भी नहीं है और एमसीडी में इतना परेशान है कि उनके लिए हम आवाज़ बन के आए हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। किस तरह की आवाज़ उठाना चाहते हैं सर उनके? देखिए हम इस तरह से जो हमारे दिल्ली के वासी हैं जो एमसीडी करप्शन में परेशान हैं, एज लाइक जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। एक अपने फैक्ट्री वाले भाई हैं, उन्होंने 7 मशीनें लगाई और वो चाहते हैं कि मैं फैक्ट्री लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँ। वो जैसे ही फैक्ट्री लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, भ्रष्टाचार वहीं से शुरू हो जाता है उनका। क्यों? वो उठा के उसको रिजेक्ट कर देंगे, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो पूरी नहीं कर पाएंगे। जब परेशान हो जाएंगे तो हालांकि उन्हें फिर कहना पड़ेगा भाई साहब ये कैसे बनेगा, कुछ ऐसा समाधान निकालो कि काम हो जाए। फिर वो अपने रास्ते से काम करवा देते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, एक लीगल गाइडलाइन होनी चाहिए। अगर आप फैक्ट्री लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक लीगल गाइडलाइन हो। जो भी कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है, आप उसको एक गाइडलाइन दो कि जी ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लिखित में जो है उसी के हिसाब से लगेंगे। और जो भी ऑब्जेक्शन होगा, एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ऑब्जेक्शन लगाओ, उसे फॉलो करो। आप अपने मन से कोई ऑब्जेक्शन मत लगाओ। मन से ऑब्जेक्शन लगाने का मतलब है कि आप उस पर भ्रष्टाचार चाह रहे हो, उसे परेशान करना चाह रहे हो। उससे सरकार तो भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आई थी ना सर? देखो मैं सरकार के बारे में क्या करूं, पूरी दिल्ली के वासी जानते हैं सरकार आई भ्रष्टाचार के नाम पे, लेकिन जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो डिलीवर कर नहीं पाए। वो लोग आज भी परेशान हैं। आप किसी से पूछ लो, कोई भी एमसीडी से। देखिए आप एक छोटी सी एक चीज़ मैं और बताता हूँ। मैंने एक भाई से पूछा कि ज़्यादा करप्शन किस में है, तो किसी ने कहा मुझे दिल्ली पुलिस। मैंने कहा भाई दिल्ली पुलिस में तो है नहीं। वो कह रहा भाई साहब दिल्ली पुलिस में कैसे नहीं। मैंने बोला कि अगर आपकी 2 भाइयों की लड़ाई हो जाती है, वो 112 पे कॉल करती, क्या होगा? उन्होंने कहा जी पीसीआर आ जाएगी। मैं जब पीसीआर आएगी आपकी शिकायत सुनेगी, पहले वो शिकायतकर्ता से मिलेगी कि जी आपकी क्या शिकायत है, वो बोलेगी जी हमारी ये शिकायत है। फिर वो जिसके खिलाफ शिकायत है उस पर बात जाएगी, दोनों का समझौता कराएगी। समझौता होता है ठीक है, वरना केस आगे पहुँचाएगी। अगर समझौता हो जाता है तो शिकायतकर्ता दोनों से वो एक केस वापस लेने की एप्लीकेशन लेते हैं, लिखित में लेते हैं कि जी ठीक है आप हमें केस नहीं चाहिए, हम शिकायत वापस लेते हैं। उसको वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, उसके बावजूद भी एक मैसेज आता है 112 कॉल से कि अगर आपकी शिकायत
कंफर्म हो गई है या हम आपकी फाइल पूरी क्लोज कर रहे हैं, अगर आपको कोई शिकायत है आप भी मिल सकते हैं। लेकिन एमसीडी में एक ऐप है 311, आप 50,000 कंप्लेन करो। 311? हाँ 311 ऐप है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 50,000 कंप्लेन करो, कुछ नहीं होगा। आप लिखित में कमिश्नर को कंप्लेन दो किसी भी व्यवस्था के लिए, फैक्ट्री लाइसेंस के लिए, वेटरनरी के लिए, जनरल के लिए। इतने एमसीडी में इतने डिपार्टमेंट है, स्पेशली बिल्डिंग डिपार्टमेंट को कहूँगा आप एक कंप्लेन करके दिखा दो, अगर कुछ हो जाए वो आपके खड्डे में पड़ी रहेगी। जब तक अधिकारी शिकायतों पे ध्यान नहीं देते, करप्शन चलता रहेगा। और हमारी लड़ाई, ऐप का भी कोई फायदा नहीं, उस ऐप का कुछ फायदा नहीं है। और हमारी लड़ाई है करप्शन के शिकायतोों पे कार्य होना चाहिए, हमारी यही लड़ाई आपने है। करप्शन की बात कह दी, जो अभी हम सफाई कर्मचारियों की बात कह रहे थे, इनमें भी तमाम करप्शन चल रहा है ना नौकरी लगाने के लिए, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे बहुत सफाई कर्मचारी भाई हैं, कुछ अलग अलग देखो 17-18 डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो सभी कर्मचारी परेशान हैं। हमारे जो सफाई वाले भाई हैं वो भी परेशान हैं। उनके यहाँ तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि उसे एक्सप्लेन करना आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। उनकी जो हालत है, आप उनकी अर्थव्यवस्था देख लो, उनके मानसिक रूप से, उनकी मानसिकता तो इतना हनन किया जाता है कि उनको एक आदमी 10 आदमी का कार्य कर रहा है, एक आदमी 10 आदमी का कार्य कर रहा है। उन लोगों को तो बेचारों को बहुत बुरा हाल है। कैसे समस्या का हल निकाल पाएंगे सर? आप तो यूनियन में भी है। देखिए समस्या का हल तो तभी निकल सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर किसी भी एमसीडी एम्प्लॉयज़ को ये अधिकार मिलता है कि वो शिकायत करे और उस शिकायत पे इम्प्लीमेंट हो। और इम्प्लीमेंट कैसे हो कि मान लो मैंने डीसी साहब को, एक एमसीडी एम्प्लॉयज़ हैं, उसे कोई शिकायत है, उसने डीसी साहब को एक शिकायत लिखी और उस शिकायत को डीसी साहब क्या करते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं, और वो फॉरवर्ड करते करते उसी बंदे पे पहुंच जाती है जिसके खिलाफ शिकायत है, वो उठाकर कूड़े पर डालते, कुछ नहीं होता। हाँ, अगर जो ऊपर के अधिकारी उस पर केवल 2 लाइन लिखे, स्पीक एंड गिव मी रिपोर्ट, अदरवाइज आपके जितने इंक्रीमेंट है सब बंद कर दिए जाएंगे। और जब वो शिकायत पहुंचेगी उसको लगेगा हाँ यार अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो वो रिपोर्ट देगा, शिकायत करते शिकायत भी दूरी होगी और काम भी होगा और भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। अच्छा, तो इसमें जो कच्चे लोग हैं और जो कुछ पक्के लोग हैं, जो कच्चे लोग लगातार कई सालों से नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि अभी बात चल रही थी यहाँ पे, उनके बारे में क्या कहेंगे? कि बताते हैं कि पैसा लिया जाता है उनसे पक्के करने के लिए भी। देखिए जो हमारे बेचारे जो जिनकी बारे एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हो आप, उनको तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब कोई सर्कुलर ऑर्डर आता है कि चलो भाई आपको परमानेंट किया जा रहा है और आप अपनी फाइलें अपने पेपर दो, तो जहां पेपर देते हैं पेपर से ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। क्यों? जब वो आपके पेपर उठाते हैं उन्हें कुछ चाहिए नहीं, आप उनको नहीं कुछ नहीं दोगे तो आपकी फाइल एक तरफ पड़ी रहेगी, आगे पहुंचा देंगे। आगे जोनल अथॉरिटी है वहाँ भी यही हाल है, वहाँ फाइलें पहुँच जाती हैं। अब मैं एक चैलेंज के साथ एक बात कहता हूँ, सादा नौजवान डीसी, अगर डीसी साहब सुन रहे हो, डीसी साहब पे मैसेज जाएं कि जितनी कंप्लेन आती है, जितनी रजिस्टर्ड कंप्लेन होती है, आप सबकी इंक्वायरी करा लो, किसी पे भी एक्शन नहीं होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ डीसी साहब, जब तक कारण क्या जो नहीं होगा? कारण भ्रष्टाचार का ही है, जो मैंने बताया भ्रष्टाचार का है। कहते हैं ना, एक कहावत है, चोर चोर मुशेरे भाई। मुझे पता है कि आप मुझे क्या ला के दे रहे हो और आपको शिकायत है तो मैं कुछ कहूँगा? कुछ नहीं कहूँगा, मैं चुप रहूँगा, उसको शिकायत को ही दबा दूँगा। क्यों? उसमें मैं भी तो इन्वॉल्व हूँ। कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी हैं वो इन्वॉल्व हैं, इसलिए तो एक्शन नहीं करा पाते। क्यों? मैं तो सभी अधिकारियों से पूछता हूँ, जब शिकायत आती है तो आप उन पर स्पीक क्यों नहीं लिखते, उनसे रिपोर्ट क्यों नहीं लेते, उनके इंक्रीमेंट क्यों नहीं बंद कराते? और एक चीज़ और, डीसी साहब, मैं तो कहता हूँ सभी जितने अधिकारी हैं, एमसीडी कमिश्नर साहब को भी कहूँगा, आप एक ऐसा रूल निकालो कि जब तक सेटिस्फैक्शन लेटर शिकायतकर्ता से नहीं लिया जाए तब तक उसके इंक्रीमेंट सारे बंद कर दिए जाएं। तो तभी तो खौफ होगा। अधिकारियों में खौफ नहीं है, अधिकारी खुद भ्रष्ट है, वो क्यों ऐसा करेंगे? वो ही हाल हमारी विजिलेंस का है। मैं चैलेंज करता हूं, जो विजिलेंस के सीवीओ, खैर अब तो एडिशनल साहब संभाल रहे हैं, उनके रजिस्टर की जांच की जाए, सीबीआई से जांच कर, आप उनके रजिस्टर की सीबीआई से जांच कराओ और देखो कितने दिन रजिस्टर होती हैं, हजारों समस्याएं, हजारों शिकायतें रजिस्टर होती है, लेकिन एक पे भी कार्य नहीं होता। तो उनको तनख्वाह क्यों दी जा रही है? दिल्ली के जो आम नागरिक हैं उनके टैक्स से उनको तनख्वाह दी जाती है, तो हमारा पैसा हराम का नहीं है, हम हिसाब लेके रहेंगे। और इस आंदोलन के माध्यम हम एमसीडी के जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, मैं सबको ये मैसेज करना चाहता हूँ, सुधर जाओ, वरना आंदोलन बहुत आगे जाने वाला है। इस आंदोलन को करने वाले आप ही लोगों और जितने एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, अगर आप ठीक तरीके से लोगे, वरना फिर हम अपने तरीके से लेंगे। एक अंतिम सवाल लेकर अपनी बात खत्म करूंगा। कोविड के समय में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, उन परिवार का क्या हाल है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि जिन वार्डों में एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं या जिनके ऑर्डर ऑफिस में हुए हैं, कोई भी अधिकारी उनके घर जाने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं हमने 1-1 करोड़ रुपए दिए सर।
कहाँ? तो आप एक काम करो, इनसे लिस्ट मांगो ना। मैं तो कह रहा हूँ देखो सरकारी पैसा है, सरकारी पैसा रिलीज होता है तो वो एक पेपर के साथ होता है। आप इनसे पेपर की लिस्ट मांगो और वो डीसी साहब से कहो इसको अटैच करके दो, अकाउंट से बोलो इसको अटैच करके दो, एक कॉपी लो और फिर करो इंक्वायरी, फिर देखेंगे कि किस किस को 1 करोड़ मिला है। ना परिवार में नौकरी, देखो परिवार को नौकरी ये बेचारे कैसे देते हैं? परिवार को नौकरी कच्ची नौकरी देते हैं। अब मान लो जो बेचारा कोई परमानेंट एक्सपायर हुआ है, आप उसे कच्ची नौकरी दे रहे हो, कहाँ होगा? वो जहाँ 50,000 कमा रहा है वो उसकी जो 15,000 पाई जाती है और उसको में वो धक्के खिलाते हैं। आज एक चीज़ बताता हूँ मैं, एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है, 12 की 12 जोन है और 12 के 12 जोन का जो इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है एकदम डिफरेंट है। आप रोहिणी जोन चले जाओ तो वहाँ कुछ और कायदा कानून है, शादा नॉर्थ को कुछ और कायदा कानून है, कोरबा में कुछ और कायदा कानून है। तो हमारी लड़ाई यही तो है, अगर एमसीडी का बायलॉज एक है, एमसीडी की गाइडलाइन एक है, तो आप उस गाइडलाइन पे क्यों काम नहीं करते हो? क्यों? आपको फिर क्या चाहिए? कोई लोभ लालच है तभी तो गाइडलाइन को आप मिसगाइड करते हो। अच्छा, आप तमाम बातें उठाते रहते हैं कभी भी जब भी आपको मौका मिलता है, लेकिन सरकार तो कहना मानती नहीं है। अब आप सीधे लोहा कैसे लेंगे? सरकार तो मानने वाली नहीं है आपकी बातों को, आप लगे रहते हैं अपनी बातों करने के लिए। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आपका कदम क्या होगा इस बारे में? देखिए साहब, एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त दिल्ली का समस्त भारतवासियों को बताना चाहूँगा। जब अंग्रेज आए थे ना इस देश में तो वो ये सोच के आए थे हम परमानेंट है, लेकिन एक अहिंसावादी आया, एक ऐसा नायक आया जो देश का नेतृत्व किया। बाकी और लोग भी आए, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भगत जी हैं, नेहरू जी हैं, मोतीलाल, इतने लोग, हमारे सरदार पटेल भाई जी हैं, ये लोग आए, इन्होंने नेतृत्व किया और क्या हुआ? जड़ से ख़त्म किया ना। इसी तरीके हम भी आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन में हमारे कोई भी सरकार आएगी हम उनका विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और समस्त दिल्ली वासियों को ये बताएंगे कि वास्तव में एमसीडी में एक्चुअल चल क्या रहा है। तो आप कह रहे हैं कि सीधा इशारा है कि इस बार एमसीडी में जवाब देंगे आप वोट का? एमसीडी में जवाब देंगे, वोट से जवाब देंगे। जो सरकार हमारी सुनेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेगी और जो इम्प्लीमेंट करेगी, जैसा मैंने आपको बताया, हम अपने आंदोलन के माध्यम से 6 डिमांड रखी हुई है। उन 6 डिमांड में से अगर आप 3 भी रखते हो तो मैं कहता हूँ कम से कम 50% भ्रष्टाचार पर कंट्रोल होगा। तो ये थे मेरे साथ में दिल्ली के एमसीडी कर्मचारियों के यूनियन के जो बात कर रहे हैं। तमाम मैंने उन कर्मचारियों की आपकी बातचीत कराई है और अंदर भीतर के उनके दर्द को जानने की कोशिश की है कि क्या क्या तकलीफ़ें हैं, सैलरी टाइम पे कब आती है, नहीं आती है, कैसा इनसे बर्ताव किया जाता है और सरकार इनसे किस तरीके का बर्ताव करती है। कैमरामैन राज प्रकाश के साथ मैं सुशील बालेश्वरी, पर्दाफाश लाइव के लिए।